नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 10th क्लास का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक वाला आपको बताने वाला है। क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से ही आपके फाइनल एग्जाम में सारे प्रश्न आते हैं, तो पूरा चुनिंदा ये प्रश्न है, इसको एकदम रट जाना अच्छे से सारे लड़के। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूँ। सब लोग एकदम याद कर लेना। जैसे कि पहला नंबर बाबू क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। पूरे बिहार में अगर सबसे बड़ा नगर की मैं बात करूँ तो वह है आपका पटना, जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। तो पटना बिहार का सबसे बड़ा नगर है। और एग्जाम में अगर पूछेगा कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो पटना जिला का ही नाम बताना। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो पटना ही आपका नाम आएगा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड का विभाजन कब हुआ था। यानी कि जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ था। पहले बिहार में ही झारखंड था, लेकिन अब वो अलग हो चुका है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ना झारखंड बिहार से अलग हो गया था, अलग उसका बंटवारा कर दिया गया था। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है कि वैशाली जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो बाबू वैशाली जिला का मुख्यालय हाजीपुर में है। जो आपका वैशाली जिला है वो बिहार के जिलों में से एक प्रसिद्ध जिला है, और उसका मुख्यालय जो है ना वो आपका कहाँ पर है, तो आपका हाजीपुर में है। जैसे कि दोस्तों आपका है ना यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है इससे भी, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो बाबू सासाराम नगर का विकास ना मध्य युग में हुआ था। बहुत लोग प्राचीन युग में कहते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए को याद रखना, मध्य युग में हुआ था। आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी जो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सबका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं ना, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस सबका पीडीएफ आंसर सहित आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करने की कोशिश करना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, और उस ग्रुप में रहोगे ना तो एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई कब की जाती है। अच्छा, आप लोग गेहूं कब बोते हो, तो नवंबर दिसंबर महीने में बोते हो ना। नवंबर दिसंबर महीने में आप लोग गेहूं को बो देते हो। यहाँ तक कि लास्ट नवंबर दिसंबर मतलब कि 10-12 तक ले आप लोग लास्ट गेहूँ को बो देते हो। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, नवंबर दिसंबर में हम लोग ना गेहूँ को बोते हैं। बहुत एरिया में ना अक्टूबर नवंबर में, लेकिन आजकल दिसंबर तक ले भी लोग जा रहे हैं, इसलिए हम नवंबर दिसंबर कहना बिल्कुल पसंद करेंगे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो 60%। याद रखो, क्षेत्र पूछेगा तो 60% बताना, आबादी पूछेगा तो 80% बताना। तो क्षेत्र है तो आपका 60% हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो हाँ, यहाँ पर इसका आंसर बनेगा आपका 80%। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 80% इसका सही जवाब आपका मिल जाएगा। तो 7 का आंसर ए नंबर मिल गया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। तो जो हमारा हम कह सकते हैं ना, बिहार के संदर्भ में हमारे आज़ादी के बाद ना प्राथमिक क्षेत्र में ना जो योगदान है ना वो घटते जा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। आजकल आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में कितना मतलब ना घटोती हो रही है। धीरे धीरे अब लोग खेती करना छोड़ रहे हैं, किसी न किसी काम धंधे में बंधने की कोशिश वो कर रहे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो वो देश हमारा भारत होता है। वो भारत हमारा देश है, सबसे प्यारा हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो मिश्रित है। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है ना वो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का सी मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि अगर आप सभी विद्यार्थियों के पास ना सोशल साइंस के चारों विषय का चंद्रिका का किताब है, अगर आप लोग चंद्रिका का बुक, चंद्रिका मतलब समझते हो, जो आपका बुक है ना उसका एक चंद्रिका मिलता है। 4 गो चंद्रिका मिलेगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और सिविक्स का। अगर चारों चंद्रिका खरीद लेते हो, एक 12 रुपया, कोई 16 रुपया, मतलब कि 60 रुपया में ना, 60 रुपये में ये चारों चंद्रिका हो जाएगा। आप मार्केट से जाना, कहना कि हमको सामाजिक विज्ञान का चंद्रिका चाहिए। उस चंद्रिका में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको रट जाना है। जितना क्या, कुछ नहीं होगा, किसी में 100 होगा तो किसी में 80 होगा तो किसी में 150 होगा, 200 से ज़्यादा किसी में नहीं होगा। रट जाना, अगर रट जाओगे ना, मैं लिखित गारंटी देता हूँ, ये हमारा दावा है, रंजन सर का स्टडी प्लस वाला। अगर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका
आपका सोशल साइंस में गलत हो गया तो मेरा नाम बदल देना और उसी दिन हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन आप लोग इस चंद्रिका के बुक्स को जरूर खरीदना। अगर खरीदने में असमर्थ हो गए तो मैं ग्रुप में सारा धीरे धीरे PDF आपको वीडियो बनाऊंगा दे दूंगा। लेकिन आप लोग के पास बुक रहेगा ना तो एक जिम्मेदारी रहेगा कि हमको याद करना है तो करना है। आप लोग ज़रूर खरीदना। जो खरीदेगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसके पास है वो अच्छे से याद जरूर कर लेना। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बाबू कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कहते हैं। आंसर होगा बी नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। आंसर याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ 13 नंबर, तो ये क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। तो 13 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बाबू जो बिहार है ना, बिहार को हम लोग काफ़ी पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, वो दिखावा के लिए लोग कहते हैं और बुक में भी दिया गया है। क्योंकि बिहार के लोग ना मड़ई टाटी लेकर रहते हैं और उन लोगों के पास ना एकदम था पैसा रहता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो चाहे ना गांव में मड़ई करने वाले, खेती करने वाले जो देहात के लोग हैं ना, चाहे ना तो फॉर्च्यूनर BMW एक के दिन में खरीद कर रख देंगे। लेकिन वो ऐसा दिखावा नहीं करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा उतना पैसा है। ठीक है ना, बहुत अच्छे होते हैं बिहार वाले, बहुत अच्छे प्यारे क्यूट होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि किस देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस देश को तृतीय क्षेत्र? तो जो आपका बाबू सेवा क्षेत्र होता है ना, सेवा क्षेत्र को हम लोग तीसरा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र हम लोग कहते हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन होता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। याद रहेगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन 17 और 18 में से एक क्वेश्चन रहेगा बाबू, या तो 17 रहेगा या तो 18 रहेगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है? अगर नहीं पूछेगा तो कर्नाटक पर टिक लगाना। अगर पूछेगा इनमें से कौन बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य पूछेगा कौन है, तो बाबू आप लोग बता देना बिहार। बिहार सबसे ज़्यादा बीमारू राज्य है। बाकी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक कम है, लेकिन आजकल तो सब ऑलरेडी है, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा बीमारू राज्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि बिहार राज्य है? तो बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य होता है ना। बिहार राज्य है तो एक कृषि प्रधान राज्य होता है, क्योंकि यहाँ पर खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। यहाँ पर खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। 80% लोग तो खेती में निर्भर करते हैं, खेती में निर्भर करते हैं। एक्चुअली में वो खेती में निर्भर करते हैं, लेकिन उनके घर के कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर आता है जो विदेश में कमाने जाता है। आपको पता है कि बिहार के 2 ऐसे ज़िले हैं, एक ज़िला है सिवान जो मेरा ज़िला है, एक ज़िला है आपका सिवान जो मेरा ज़िला है, और एक ज़िला है गोपालगंज जो मेरे बगल का ज़िला है। ये बिहार में 2 ऐसे ज़िले हैं ना जहाँ से ज़्यादा मात्रा में लोग विदेश काम करने जाते हैं। आप लोग पढ़ लेना, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में तो आप लोग देखे होंगे। सबसे ज़्यादा लोग गोपालगंज से, कहाँ से? तो गोपालगंज से और सीवान से जाते हैं। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लोग विदेश जाते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ से लोग विदेश कमाने जाते हैं पैसा 2 वक्त की रोटी के लिए। अगला क्वेश्चन है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिशील। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 21 नंबर क्वेश्चन, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि गाँव से शहर लोग जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई काम करते हैं, अच्छा जॉब करते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं। गांव के भी बहुत ऐसे इंजीनियर हैं जो बाहर पढ़ाई करके इंजीनियर पढ़ते हैं और इंजीनियर का काम सीखकर वो विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं। तो आखिर में ना गांव के लोग जाते हैं शहर में, तो शहर का बहुत बड़ा योगदान होता है। शहर को मतलब ना बदलने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में मतलब कि प्रभाव क्षेत्र होता है। ओके, तो प्रभाव पर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है? तो संपत्ति। ओके, आंसर आपका मिल जाएगा 22 का ए नंबर। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी?
ध्यान से देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब हुआ था बाबू? 13 अप्रैल, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। तो जब ये हत्याकांड हुआ था ना, तो इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, यानी कि भंग कर दिया था उन्होंने। और ये जो केसर ए हिंद की उपाधि थे ना, इन्होंने भी त्याग दिया था। इसकी उपाधि ये कौन थे? लाला लाजपत राय जो थे ना, वो केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दिया था। और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी भंग कर दिया था। तो ये याद रखना है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध मतलब कि बाग हत्याकांड के बाद किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था, ठीक है ना? या फिर लाला लाजपत राय ने किस किस पद का मतलब कि ना किस पद का त्याग दिया था? तो केसर अ हिंद की उपाधि, याद रखना। ये ठीक लगा दोगे ना? हाँ, हो जाएगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई है? तो बारदोली, क्या हो जाएगा? बारदोली, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, बारदोली। और 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 25 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला मैं क्वेश्चन देखो, सब हम आपको बता रहे हैं बुक वाला, एनसीईआरटी एकदम परीक्षा में हूबहू लड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हमने आपको बताया था। सबसे पुराना पार्टी यही है और इसकी स्थापना सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन। याद रखना, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ये दोस्तों 1871 में पारित हुआ था। इसका आंसर याद रखना 1871 कब? तो 1871 आप लोग को याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को किस दिन भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर डी आपका मिलेगा। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून जो आंदोलन था ना, उसको भंग किया था कब? तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला आपका क्वेश्चन है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? तो अभी तक दोस्तों 100 से ऐसे अधिक मतलब कि 100 से अधिक है, मतलब कि लगभग हम 100 कह सकते हैं। 100 से अधिक अभी है, लेकिन 100 के आसपास ना हमारा जो देश है पूरे विश्व है उसमें लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि 31 नंबर कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास कितने वर्षों का? आप समझ सकते हैं कि ये हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, यानी कि 1950 से आप जोड़िए, और 1950 यानी कि उधर जोड़िएगा 50 वर्ष तो 2000, और इधर आप जोड़िएगा तो 20 वर्ष यानी कि 23 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष हो रहा है ना, तो 70 वर्ष पर टिक लगा दो, आंसर आपका मिलेगा 70 वर्ष लगभग। अगला आपका क्वेश्चन है 32 नंबर। ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था उत्तरदायी एवं वैध है? तो ये आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका चुनाव ना एकदम बिल्कुल नियमित रूप से, नियमित तरीके से होता है, एकदम तौर तरीके से आपके चुनाव होते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही क्वेश्चन है ना, अरे यार इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमको लगता है कि और छूट गया। 60 को क्वेश्चन मैंने बनाया था आपको बताने के लिए, इसके लिए सॉरी अगले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसके लिए प्लीज़ सॉरी माफ़ कर देना। अगले वाले वीडियो में हम आपको दे देंगे। हमको लगा था ना कि मैंने पूरा कर लिया था, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया था, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सारे लोग वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर क्या नहीं करते हो तुम लोग? शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में एकदम पूरा धुआंधार मचा दो। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा किसी के पास, पूरा एकदम रट्टा मारते रहो एकदम। हमको इस बार अच्छे नंबर लाना है, ओके।